वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज प्रदीप नायक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं रिलेटेड टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फॉर ऑल द क्लासेस. तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देन दिस चैनल इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू. तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुँच जाए. तो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे प्लस टू फिजिक्स में हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो चैप्टर है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक. डियर स्टूडेंट, लेट अस टेक क्विक रिव्यू ऑफ दिस चैप्टर. तो हमने सबसे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है. इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट. जब चार्जेस रेस्ट में होता है उसकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं. ओके. और सेकंड टॉपिक था इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? ठीक है. इलेक्ट्रिक चार्ज होता है एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वजह से इस मैटर पे इलेक्ट्रिक और उससे रिलेटेड इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं. जो ये कंसेप्ट है आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, वहां पर मैंने बहुत डीपली पढ़ाया है. आप उसको अच्छी तरह से वहां से समझ सकते हैं. डिजाइटर पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं. ओके. चार्जेस आर ऑफ टू टाइप, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज. और इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि नेगेटिव चार्ज जब एक दूसरे, दो नेगेटिव चार्ज या दो पॉजिटिव चार्ज जब एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं तो क्या होता है, कौन सी फोर्स लगती है? तब लगती है कौन सी फोर्स? रिपल्सिव फोर्स. लेकिन जब अपोजिट चार्ज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को नज़दीक लाते हैं तो वहां पर होती है रिपल्शन. एंड आफ्टर दैट वी हैड स्टडीड अबाउट मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. मेथड्स ऑफ मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. यहां पर हमने दो मेथड पढ़े थे. पहला मेथड पढ़ा था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन और दूसरा मेथड पढ़ा था इंडक्शन. हमने सिर्फ दो ही मेथड पढ़े हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन और इंडक्शन. फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या होता था, जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रब किया जाता है, तो उसमें अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं. दैट मेथड इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन. ओके. नेक्स्ट जो मेथड था वो था इंडक्शन. इंडक्शन में क्या होता था, इट इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन जहां पर डायरेक्ट कंटेक्ट ऑफ द बॉडी इज नॉट नीडेड. यहां पे क्या किया जाता था, एक अनचार्ज्ड बॉडी के नजदीक एक नेगेटिवली चार्ज या फिर पॉजिटिवली चार्ज रॉड ली जाती थी जिसकी वजह से उसमें अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज इंड्यूस हो जाते थे. एक तरफ के चार्ज को अर्थिंग से बाहर निकाल दिया जाता था और रॉड को रिमूव किया जाता था, तो जो एक्स्ट्रा चार्ज उसमें बचा था वो पूरी बॉडी में फैल जाता था और बॉडी अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज से इलेक्ट्रीफाई हो जाती थी. ठीक है. ये था मेथड्स ऑफ इंडक्शन. ओके. सबसे पहले जो इन दोनों मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन अ ग्लास रॉड रब विद सिल्क cloth, which kind of charge they get. तुम्हें किस तरह का चार्ज, कौन सा चार्ज आता था, ये पहला क्वेश्चन बनता है यहां पर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड. जब आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड में कैसा चार्ज आता है और सिल्क क्लॉथ में कैसा चार्ज आता है? ग्लास रॉड गेट पॉजिटिवली चार्ज. ये है इसका आंसर. ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है. तो आपने कैसे लिखना, व्हेन अ ग्लास रॉड रब विद सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड विल गेट पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ विल गेट नेगेटिव चार्ज. क्योंकि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके कहां चले जाते हैं? सिल्क क्लॉथ में. इसलिए वहां पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा और जहां से इलेक्ट्रॉन गए वहां पे पॉजिटिव चार्ज शो करेगा. और एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि व्हेन अ ग्लास रॉड रब विद सिल्क क्लॉथ एंड एक्वायरिंग चार्ज, व्हेन ग्लास रॉड रब विद सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड विल एक्वायर चार्ज पॉजिटिव का 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम. इतना चार्ज आता है. तो सिल्क क्लॉथ में कितना चार्ज आएगा? इसी तरह से आता है क्वेश्चन कि जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाता है, ग्लास रॉड में इतना चार्ज आता है, तो सिल्क क्लॉथ में कितना चार्ज आएगा? देखो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव का 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम इतना चार्ज आ रहा है, तो वहां पर एग्जैक्टली सेम
क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यहां से उधर गए होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज लीव किया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लीव किया गया, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो उधर भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ही होगा। अगर इधर जितना इधर पॉजिटिव का होगा उतना ही उधर नेगेटिव का चार्ज प्रोड्यूस होगा सिल्क क्लॉथ में। ये दो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर पूछे जाते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन से। ओके, नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है वो हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कॉज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता था? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता था कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ही मल्टीपल होगा हमेशा, कि कोई भी बॉडी जिसमें चार्ज है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जितना किसी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, ये थे ना, तो Q इक्वल्स टू कितना नंबर ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस का हो सकता है, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। और n किसकी वैल्यू था 1 2 3 एंड सो ऑन। इसका जो कॉज है वो क्या है, हर बॉडी में जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से होता है, और बॉडी में जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो हमेशा पूरे होंगे, आधा इलेक्ट्रॉन तो किसी में नहीं होगा, या फिर आधे से थोड़ा ज़्यादा भी किसी में नहीं होगा, एग्जैक्टली पूरा चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का। अगर किसी भी बॉडी में चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है तो इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी में जो चार्ज होगा वो हमेशा, किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ही मल्टीपल होगा, और चार्ज फ्रैक्शन में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर भी करता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, वो कभी फ्रैक्शन में नहीं करेगा, पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। अगर बॉडी में पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो इसका मतलब उस बॉडी में जो चार्ज भी होगा वो भी क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जितने चार्ज इलेक्ट्रॉन पे उतना ही होगा, ठीक है। ये है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स कॉज। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता था क्वेश्चन 2, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या बताता है, ओके, कैन अ बॉडी have charge 0.8 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या किसी बॉडी में इतना चार्ज हो सकता है? ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज का आधा है, तो आधा चार्ज किसी बॉडी में है पॉसिबल? नो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पूरा ट्रांसफर होगा, या फिर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पूरा होगा ना, 10 इलेक्ट्रॉन हो तो 10 के 10 पूरे होंगे, तो उसमें 10 के 10 चार्ज होगा, जितना इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल है। तो कैन अ बॉडी हैव चार्ज दिस मच? नो, अ बॉडी कैन नॉट हैव चार्ज 0.8 × 10⁻⁻19 कूलम बिकॉज ऑफ दिस क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अदरवाइज आप कह सकते हैं चार्ज इन फ्रैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, चार्ज फ्रैक्शन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके, तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बन सकते थे। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद हमने पढ़ा था 5th टॉपिक इज Coulomb's law in electrostatic। Coulomb's law in electrostatic, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम का जो लॉ है वो क्या था, इसने ये बताया, देखो चार्जेस की भी जो फोर्स लगती है वो इंटरैक्टिव होती है इन नेचर, मतलब अट्रैक्टिव भी एज वेल एज रिपल्सिव भी, तो जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू कूलम जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है दो चार्जेस पे सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस Q1 Q2, आर डिस्टेंस पे है मान लो, तो मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के प्रोडक्ट के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। प्रोपोर्शनैलिटी को काटने के लिए हम यहाँ K लिखते थे, और K होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू SI में होती थी 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये था फोर्स का फाइनल एक्सप्रेशन। तो इसके बाद हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर, वो लगभग इसी से रिलेटेड है। तो ये था ओवरव्यू ऑफ होल चैप्टर जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस बेसिक कंसेप्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3, how many electronic charge a coulomb of 1 coulomb of charge
हैव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1 कूलम ऑफ चार्ज हैव। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेट्स सी। तो इसका जो आंसर है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, गिवन है चार्ज दिया आपको 1 कूलम है ना। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। वी नीड टू फाइंड एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वी नो, क्या जानते हैं हम कि जो Q होता है वो N E के इक्वल होता है, Q का मैग्नीट्यूड, ठीक है। देन N विल बी इक्वल्स टू Q अपॉन E। तो Q आपको दिया है, Q इज 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, ठीक है। इस तरह से करना है इसको। सबसे पहले Q दिया था 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। ओके, यहां से क्या करो, पॉइंट काटने के लिए मैं क्या करता हूं, ऊपर देखो, पॉइंट काटने के लिए मैं क्या करता हूं, ऊपर 10 लिख लेता हूं, डिवाइड बाय 16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 जो था ऊपर जाके वो प्लस हो जाएगा। अब 19 जीरो में से एक जीरो आगे ला लो, इट विल बी 100 अपॉन 16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18 रख लेना आपने इसको, ठीक है। एंड नाउ इसको काट दो, 4 4 जार 16, 4 25 जार 100। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे इट विल बी 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब आप 25 को 6 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, 4 6 जार 24, 1 बचेगा, पॉइंट लगाओ, 0 0 नीचे आया, फिर 2 से जाएगा, 4 2 जार 8, फिर 2 बचेगा, फिर 0 आएगा, 0 नीचे आया, तो 4 5 जार 20, ठीक है। तो 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इतना होता है, 1 कूलम चार्ज आपको गिवन था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट अस टेक फाइनल एग्जांपल रिलेटेड टू Coulomb's law in electrostatic. Let us take final numerical related to Coulomb's law in electrostatic. तो ये जनरल क्वेश्चन है कि व्हाट इज द, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स। फर्स्ट कंडीशन है व्हेन Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड, व्हेन टू चार्जेस Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0। एंड थर्ड वन इज Q1 प्लस Q2 का जो सम है दैट इज इक्वल टू 0। तो ये 3 क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स। नेचर मतलब आपने ये बताना है कि फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है जब 2 चार्जेस का प्रोडक्ट 0। अब देखो चार्जेस का प्रोडक्ट 0 कब होगा, अगर एक चार्ज पॉजिटिव है, सॉरी चार्जेस का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब होगा, अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है। मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, माइनस का 3 प्लस का 3 मल्टीप्लाई प्लस का 4, 12 आएगा ना प्लस का, इट इज ग्रेटर देन 0। सेकंड, माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 4 ले रहा हूं मैं, कितना आया, माइनस माइनस प्लस का 12, इट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर मैं एक माइनस का 3 और दूसरा प्लस का लेता हूं तो व्हाट विल बी द कंडीशन, इट इज माइनस का 12, इट इज लेस देन 0। तो देखो पहला क्वेश्चन, 2 चार्जेस का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब होगा, कब होगा, अगर दोनों चार्जेस का जो साइन है वो सेम हो, क्योंकि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस भी प्लस होता है। ग्रेटर देन 0 कब आएगा, जब सेम साइन हो। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इफ बोथ चार्ज हैव सेम साइन एंड द नेचर ऑफ फोर्स इज रिपल्सिव। तो यहां पे जो नेचर ऑफ फोर्स है वो रिपल्सिव रहेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर साइन सेम रहेगा तभी जाके प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आएगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट इज लेस देन 0 कब होगा, प्रोडक्ट लेस देन 0 इस केस में होगा अगर एक पॉजिटिव साइन हो एक नेगेटिव साइन हो, मतलब एक चार्ज नेगेटिव हो एक चार्ज पॉजिटिव हो, आपस में प्रोडक्ट करे दैट विल बी नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव के केस में क्या कंडीशन बनती है, प्लस और माइनस के बीच जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है, अट्रैक्टिव। नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव। एंड इसकी बात करें यहां पर क्या बताता है और इसका नेचर क्या है,
दो चार्जेस का सम 0 कब हो सकता है? अगर एक 3 है, दूसरा भी 3 है और बीच में माइनस है। मान लो एक माइनस का है, एक प्लस का है, आगे ना प्लस माइनस, यानी एक चार्ज प्लस का होना चाहिए, एक चार्ज माइनस का होना चाहिए और सेम भी आना चाहिए। चार्जेस मस्ट बी इक्वल, चार्जेस मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। अगर चार्ज इक्वल है, अपोजिट है, ठीक है, तभी जाके सम ऑफ टू चार्जेस 0 आता है। एंड नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव, होगी ना, क्योंकि अपोजिट चार्ज है तो नेचर कौन सा रहेगा यहाँ पे फोर्स का? फोर्स का जो नेचर रहेगा दैट इज अट्रैक्टिव। जो ये क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 3 क्वेश्चन अलग अलग से आते हैं, ठीक है। एंड नाउ लेट अस डू फ्यू मोर एग्जांपल्स। calculate the Coulomb's force between two electrons separated by a distance 1.6 into 10 raised to the power minus 13 मीटर, इतने डिस्टेंस पे। तो लेट्स सी सॉल्यूशन। वी नो कूलॉम्स फोर्स किसके इक्वल होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो हेयर Q1 है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम नेगेटिव का। Q2 भी यही हो गया, माइनस का 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम, और डिस्टेंस आर इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द माइनस 13। ये दिया डिस्टेंस, ठीक है। ये है चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ले लो आप, ठीक है। और वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और ये हो गया इतने मीटर। अब ये जो सारी वैल्यू ये हो ना चार्जेस Q1 Q2 E के इक्वल है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसका मैग्नीट्यूड ले लो आप, या फिर रहने दो यही। अब तो फोर्स क्या होगी? देयरफॉर F विल बी इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू भरो जी कितना है 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 इंटू पहला चार्ज है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19, दूसरा चार्ज है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 Q1 Q2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। और नीचे क्या है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 13 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैं इधर कर लेता हूँ इसको, F विल बी इक्वल्स टू 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। देखो यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 1.6 का होल स्क्वायर है, तो 1.6 का भी होल स्क्वायर हो गया। अब ये 19 क्या बनेगा इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 प्लस का 38 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे बच रहा है सिर्फ 10 रेज़ टू द पावर, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, इट इज 26। अब इसको लिख सकता हूँ 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 38 इंटू 10 रेज़ टू, जब ये ऊपर आ जाएगा तो प्लस का 26 हो जाएगा 10 की पावर। एंड नाउ 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 माइनस 38 प्लस 36, जब आप इसको रीअरेंज करके सॉल्व करोगे तो सॉरी ये 26 है यहाँ पे, तो इट इज 35 माइनस 38, इट इज 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3, ठीक है। तो इतना न्यूटन फोर्स लगेगा इन दो चार्जेस के बीच, इन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच, अगर ये इतने डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, ठीक है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच आ सकता है। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय दिस मच डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो फोर्स होगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव ले लेना, बस यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो नेगेटिव लगेगा सिर्फ इसके साथ। अगर मैग्नीट्यूड लेके एग्जैक्टली सेम फोर्स लगेगी, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए, इसी तरह के कंसेप्ट्स के लिए कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।